Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चर्चा कर रहे थे अपन रीट लेवल 2 मैथमेटिक्स की, जिसमें हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 ज्यामिति, जिसका टॉपिक पढ़ रहे थे रेखाएं एवं कोण। रेखाओं के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। कोण की बेसिक जानकारी, परिभाषा अपन कल कर चुके थे पिछली क्लास में। इसके बाद में अपन चलते हैं कोणों पर आधारित और किस किस तरह के कोण होते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है शीर्षाभिमुख कोण। सबसे पहले बात करते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण, इनको बोलते हैं अपोजिट वर्टेक्स एंगल या अपोजिट वर्टिकली एंगल। इनको अपन बोलते हैं अपोजिट वर्टिकली एंगल। क्या होते हैं ये? देखो, शीर्षाभिमुख कोण, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे तो उस स्थिति में एक दूसरे की ओर मुख की हुई, जैसे अपन कहें कि जो डमरू होता है, डमरू की आकृति में जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं अपन शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए, जब दो रेखाएं एक दूसरे को, जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करें, जैसे देखो ये दो रेखाएं, ये एक दूसरे को, रेखाओं को नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये रेखा है AB और ये रेखा है CD, और ये एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। मान लीजिए इनमें से एक रेखा तो है AB और दूसरी रेखा है CD, दोनों एक दूसरे को P बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। अगर मैं इनको नाम दे दूं कोणों को, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है और ये कोण 4 है। तो यहां पर देखिए अपन, तो कोण 1 और कोण 1 व कोण 2, कोण 1 व 2 क्या शीर्षाभिमुख है? नहीं। 1 के सामने कोण है 3 है, तो कौन कौन से होंगे? कोण 1 व 3। कोण 2 व कोण 4, कोण 2 व कोण 4। तो कोण 1 व 3 शीर्षाभिमुख होंगे, कोण 2 व 4 ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख होंगे, जो एक दूसरे के सामने मुंह किए हुए हैं। और ये देखो डमरू की तरह बन रहे हैं, तो आमने सामने के बने कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जो भी ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी इसको फाइनली अपन ऐसे लिखेंगे, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। ये सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये थे अपोजिट वर्टिकली एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कई तरह के क्वेश्चंस में काम में ये आते हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट कोण की। तो नेक्स्ट कोण है, इसमें
नेक्स्ट कोण की चर्चा करें उससे पहले इसमें एक चीज ये भी देखो आप, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि शीर्षाभिमुख न्यून कोण कौन से हैं, शीर्षाभिमुख अधिक कोण कौन से हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं शीर्षाभिमुख न्यून कोण, शीर्षाभिमुख न्यून कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ऐसे कोण जो 90 डिग्री से छोटे हो, जिनकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। तो यहां ध्यान से देखिए कोण एक को देखिए APD, ये जो कोण एक है क्या ये 90 डिग्री से छोटा नहीं है, तो ये क्या है न्यून कोण है। बात करें कोण 3 की, तो ये कोण भी क्या है 90 डिग्री से छोटा है। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख न्यून कोण है, उसका जो युग्म है वो क्या होगा, शीर्षाभिमुख न्यून कोण युग्म वो क्या होगा कोण 1 तथा कोण 3। इसी प्रकार अपन बात करें शीर्षाभिमुख अधिक कोण युग्म की, शीर्षाभिमुख अधिक कोण युग्म की। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए कोण 1 और 3 तो क्या हो गए न्यून कोण, और शीर्षाभिमुख अधिक कोण युग्म देखें तो इधर 2 और 4 को देखें तो ये भी किसको दर्शाते हैं न्यून कोण को। तो यहाँ पर शीर्षाभिमुख अधिक कोण युग्म इसमें नहीं है, क्या हो जाएगा क्रॉस। तो इसमें केवल क्या है शीर्षाभिमुख न्यून कोण युग्म। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं 1 तथा 3, 2 तथा 4, यानी चारों जो कोण है चारों क्या है शीर्षाभिमुख न्यून कोण है। बात करते हैं इसमें शीर्षाभिमुख अधिक कोण कैसे बनते हैं। तो देखिए ये कोण 1, ये 2 मान लो, ये 3 और ये 4। अब यहां अपन देखें इसमें तो देखिए अपन बात करें कोण 3 और 4 की, तो कोण 3 भी 90 से छोटा है, कोण 4 भी 90 से छोटा है। तो कोण 3 व 4 तो क्या हो जाएंगे शीर्षाभिमुख न्यून कोण। लेकिन अपन बात करें कोण 1 और कोण 2 की, तो कोण 1 और देखो कोण 1 को देखो, क्या कोण 1 90 डिग्री से बड़ा नहीं है। और फिर बात करें 2 की, तो क्या 2 कोण है, नंबर 2 का जो कोण है क्या वो 90 डिग्री से अधिक नहीं है। तो 90 डिग्री से अधिक जो कोण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं अधिक कोण। तो यहाँ पर 3 और 4 तो न्यून है, शीर्षाभिमुख तो है ही, शीर्षाभिमुख के साथ न्यून है तो शीर्षाभिमुख न्यून कोण, और कोण 1 और 2 क्या है अधिक कोण है, लेकिन साथ में शीर्षाभिमुख भी है, तो इनको क्या बोलेंगे शीर्षाभिमुख अधिक कोण। तो शीर्षाभिमुख अधिक कोण युग्म कौन से होंगे कोण 1 व कोण 2। इस प्रकार से एक प्रश्न में आपको शीर्षाभिमुख अधिक कोण व शीर्षाभिमुख न्यून कोण के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट कोण की। तो नेक्स्ट कोण आते हैं अपने एडजस्ट एंगल, जिसको अपन बोलते हैं आसन कोण। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं आसन कोण की। आसन कोण किसे कहते हैं, तो देखिए आसन कोण की बात करते हैं। आसन कोण की चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लीजिए ये कोई कोण बना हुआ है, जिसमें नाम दे देता हूं ABC, ये मैंने नाम दे दिया। ये कोई कोण बना हुआ है, तो इसके अंदर अब हम देखें तो मान लीजिए ये कोण 1 है और ये कोण 2 है। तो हम बात कर रहे हैं आसन कोण की। देखो हम राजस्थान के रहने वाले हैं, तो अपनी भाषा में देखें तो नजदीक नजदीक वाले कोण है, यानी कन्ने कन्ना का कोण है, जो कन्ना कन्ना का कोण है बाना कहीं बोला आसन कोण, यानी जो नजदीक नजदीक के कोण है उनको अपन बोलते हैं
आसन कोण। तो ये तो अपनी क्या है, एक सिंपल वे में समझने की तकनीक हो गई। लेकिन इसको अपन देखें प्रॉपर वे में, प्रोफेशनल रूप से देखें तो आसन कोण उसे कहते हैं जिसमें एक शीर्ष क्या हो, ऐसे दो कोण जिनमें एक तो शीर्ष उभयनिष्ठ हो। तो यहां देखिए कोण 1 और 2 है, उनमें अगर देखें अपन शीर्ष बी, शीर्ष ए है, बी है, सी है, तो शीर्ष बी को देखें तो बी दोनों में आ रहा है, कोण 1 में भी बी शामिल है और कोण 2 में भी शीर्ष बी शामिल है। यानी जो शीर्ष बी है वो कोण 1 में भी शामिल है, कोण 2 में भी शामिल है। तो दो कोणों में एक तो शीर्ष उभयनिष्ठ हो, पहली बात। दूसरी बात लिख लेते हैं यहां पर, पहली बात तो क्या, दोनों कोणों में एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, दोनों कोणों में एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो। फिर बात करते हैं भुजा की। अब अगर अपन देखें तो ये जो बीडी भुजा है, ये बीडी भुजा इस कोण में भी शामिल हो रही है, ए बी डी कोण 1 में भी शामिल हो रही है और डी बी सी कोण 2 में भी शामिल हो रही है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार एक शीर्ष दोनों कोणों में शामिल हो, उसी प्रकार दोनों कोणों में एक भुजा भी उभयनिष्ठ होनी चाहिए। तो दूसरा बिंदु इसमें क्या आएगा, दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो। यह दूसरी बात हो गई। एक इसमें तीसरी और इंपॉर्टेंट बात है, वो यह है कि कोई भी इंटीरियर पॉइंट, कोई भी इंटीरियर या इंटरनल पॉइंट या आंतरिक बिंदु इनमें उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यानी आंतरिक बिंदु किसे कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु है, ये क्या है, आंतरिक बिंदु है। अगर इस बिंदु को अपन देखें तो ये कोण 2 के आंतरिक भाग में है, कोण 2 के आंतरिक भाग में है, ये बिंदु कोण 1 में शामिल नहीं है। अगर ये बिंदु कोण 2 में भी होता और ये बिंदु कोण 1 में भी शामिल होता, यानी दोनों में कॉमन होता, तब ये आसन कोण नहीं बनते। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों कोणों में कोई भी आंतरिक उभयनिष्ठ बिंदु उपस्थित नहीं होना चाहिए। यानी तीसरा पॉइंट क्या होगा, दोनों कोणों में कोई भी उभयनिष्ठ अंतर बिंदु नहीं होना चाहिए। ध्यान देना, नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों कंडीशनों की पालना होती है तो इस प्रकार बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। इस प्रकार बने कोण आसन कोण कहलाते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल और लेके आपको मैं समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए जैसे ये कोई कोण है, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, और इसमें एक कोण तो मान लीजिए ये है, इसको कह दो आप आर, पी क्यू आर तो या एस कह दो, और एक मान लीजिए ये है, इसको कह दो आप टी। तो इस प्रकार से देखना। अब अपन इसमें इस कोण को नाम दे दें 1 और इस कोण को नाम दे दें 2। तो यहां पे देखना, कोण 1 में देखें तो क्यू काम में आ रहा है, कोण 2 में देखें तो क्यू काम में आ रहा है, उभयनिष्ठ बिंदु है इसमें। ठीक है। अब देखिए
मान लीजिए ये कोण 2 है और ये कोण 1। अगर मैं इसमें चर्चा करूं कि कौन कौन से कोण आसन कोण होंगे, तो देखिए तो इसमें अपन देखें तो ये कोण 1 और 2 आसन कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपनी एक शर्त आसन कोण की दोनों कोणों में एक भुजा क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर कोण 1 में और कोण 2 में कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो यहां मैं लिखूंगा कोण 1 व कोण 2 में कोई उभयनिष्ठ या कॉमन बोल दो, एक ही बात है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। अतः ये कोण आसन कोण नहीं है। अतः ये कोण आसन कोण नहीं है। अब यदि अपन चर्चा करें, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। देखिए चित्र बनाता हूं मैं। मान लीजिए ये कोई कोण है पी क्यू आर और इसको नाम दे देते हैं ओ। ये इस प्रकार से कोई कोण बना हुआ है। मान लीजिए इस कोण को तो कह देता हूं मैं अल्फा और इस कोण को कह देता हूं मैं बीटा। यानी ये कोण तो है अल्फा और ये कोण है बीटा। आपको ये बताना है कि अल्फा व बीटा आसन कोण है या नहीं। तो देखो आसन कोण के लिए सबसे पहली कंडीशन पर बात करते हैं, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तो देखिए जब अल्फा कोण की बात करें अपन तो क्यू आता है, और जब अपन बात करें बीटा कोण की तो भी क्यू आता है। तो ये तो बात हो गई। अब बात करें कॉमन भुजा की, तो देखिए बात करूं मैं अल्फा कोण की तो अल्फा कोण में भुजा क्यू आ रही है। बात करूं मैं बीटा कोण की तो बीटा कोण में भी देखें अपन तो इस भुजा का कोई योगदान नहीं है। बीटा कोण में एक तो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। एक चीज तो ये होगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि दोनों कोणों में कोई भी उभयनिष्ठ तय बिंदु नहीं होना चाहिए। जबकि यहां पर मान लीजिए मैंने कोई बिंदु अंकित कर दिया, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु ले लिया मैंने के, ये कोई बिंदु ले लिया मैंने के। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहां पर के बिंदु देखिए अपन, तो अल्फा कोण का एरिया यहां से यहां तक है, तो अल्फा कोण में बिंदु के आ रहा है। जबकि अपन बात करें बीटा कोण की, ये पूरा, तो उसमें भी इस पूरे में भी के आ रहा है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बिंदु के दोनों कोणों, बिंदु के दोनों कोणों अल्फा व बीटा में उभयनिष्ठ है। बिंदु के दोनों कोणों अल्फा व बीटा में उभयनिष्ठ है। अतः ये आसन कोण नहीं है। अतः ये आसन कोण नहीं है। इस प्रकार से अपन आसन कोणों का अच्छे से पता कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर आपके समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से आसन कोण है, कौन कौन से आसन कोण नहीं है। चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट एंगल की। नेक्स्ट एंगल अपने पास आता है लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल यानी कि रेखिक कोण युग्म। अगला जो कोण अपने पास वो है लीनियर पेयर एंगल यानी रेखिक कोण युग्म। इसमें देखो क्या है, इसकी कंडीशन देखिए, बहुत ही सरल है, छोटी क्लासों में हमने कई बार पढ़ाया है। तो देखिए रेखिक कोण युग्म, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। मतलब एंगल बोल दो, लीनियर पेयर एंगल्स। पेयर यानी जोड़ा, लीनियर यानी रेखिक, एंगल यानी कोण, रेखिक कोण युग्म। इसमें देखो क्या होता है, इसमें कंडीशन कुछ इस तरह से होती है। मान लीजिए ये कोई लाइन है, रेखा है, और ये इसके ऊपर कोई किरण है। किरण क्या होती है? आदि बिंदु स्टार्टिंग बिंदु पता हो, अंत में दूसरा सिरा क्या हो, अनंत की ओर अग्रसर हो। तो मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। ये पी क्यू कोई रेखा है और ये इस पर ओ आर कोई किरण है। तो देखिए
ये कोण और ये कोण, इसको यदि आप ध्यान से देखो तो क्या ये दोनों आसन कोण है? क्या ये दोनों आसन कोण है क्या? तो देखिए, अपन देखें आसन कोण की कंडीशन, एक शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो बिंदु O उभयनिष्ठ है। बात करें अपन एक भुजा की, तो इस कोण की और इस कोण की दोनों में OR भुजा क्या है? उभयनिष्ठ। यानी इसको नाम दे दूं मैं 1 और इसको नाम दे दूं 2। तो ध्यान से देखिए आप इसे कि यहां पर कोण 1 में भी भुजा OR आ रही है और कोण 2 में भी भुजा OR आ रही है, तो भुजा उभयनिष्ठ है। साथ ही बिंदु O दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। लेकिन अगर मैं कोई बिंदु यहां पे लिख दूं तो ये बिंदु 1 में तो है, 2 में नहीं। अगर 2 में लिख दूं तो ये 2 में है, 1 में नहीं, यानी कोई उभयनिष्ठ बिंदु भी नहीं है। अतः ये दोनों क्या है? आसन कोण। अतः अपन कह सकते हैं कि ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री अर्थात संपूरक कोण के रूप में हो, क्या कहलाते हैं? रेखिक कोण युग्म। यानी इसकी परिभाषा अपन कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन संपूरक, ऐसे दो आसन कोण जिनका योग 180 डिग्री या संपूरक हो, क्या कहलाते हैं? रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आधारित कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब बात करते हैं अपन इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक कोण दे दिया ये 60 डिग्री का, ये कोण अपने को कितने का दे दिया? 60 डिग्री का। तो इसको नाम दे दे AB, ये हो गया P, इसको दे दो Q। तो इसने कोण APQ दे दिया। कोण क्या पूछ लिया? इसने QPB पूछ लिया, ये अपने को इसने पूछ लिया। तो अपन क्या करेंगे? कोण इसका नाम क्या है? APQ। तो कोण APQ प्लस इसका QPB दोनों का योग कितना होगा? 180। APQ का मान दे रखा है अपने को 60, QPB का मान इसने पूछा है बराबर 180। तो कोण QPB बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। इस प्रकार से इसमें एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि आपको इस तरह से ये कोण या ये कोण, एक कोण दे देता है और दूसरा कोण पूछता है, तो ये आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। दोनों का योग 180 होता है, जो भी एक कोण दे उसको सीधा, ये तो मैंने पूरा करके बताया आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपकी कि दोनों का योग 180 होता है। तो 180 में से आप एक कोण घटा दो, दूसरा कोण आ जाएगा, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा और उसको तुरंत अपन टिक कर देंगे और इसका उत्तर अपन लिख देंगे। इसके बाद में बात आती है ट्रांसवर्सल लाइन की। जो तिर्यक रेखा है वो तिर्यक रेखा किस प्रकार से कोणों को बनाती है। तो देखिए, चर्चा करते हैं अपन तिर्यक रेखा से बने कोण। तो देखिए, तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। तिर्यक रेखा क्या होती है? कल आपको बताया था मैंने तिर्यक रेखा के बारे में पिछली क्लास में। तिर्यक रेखा क्या होती है? कोई भी दो रेखाएं हैं, वो समांतर भी हो सकती है और प्रतिच्छेदी भी हो सकती है। भाई समांतर, असमांतर बोल दो चाहे प्रतिच्छेदी बोल दो, एक ही बात है। नॉन पैरेलल या इंटरसेक्टिंग लाइंस एक ही बात है। तो कोई भी दो रेखाओं को जब कोई रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, कोई भी दो रेखाओं को जब कोई रेखा अलग अलग दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं?
उस रेखा को अपन क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। देखिए मान लीजिए ऐसी कंडीशन अपने पास कि एक रेखा तो है अपने पास ये, और दूसरी रेखा है अपने पास ये। इन दोनों रेखाओं को ध्यान से देखें तो ये समांतर तो नहीं है, क्योंकि इनको यदि आगे बढ़ाया जाए ये दोनों को, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और ये मान लीजिए इस पर हमने एक लाइन खींची है। आप देखो ध्यान से, अगर अपन बात करें, इसको कोण 1 दे दे, इसको कोण 2 दे दे, इसको कोण 3 दे दे, इसको कोण 4 दे दे, इसको कोण 5 दे दे, इसको कोण 6, इसको कोण 7 और इसको कोण 8, इस प्रकार से अपन कोण दे देते हैं। अब देखिए दो रेखाएं आपको दी हुई है, दोनों रेखाएं देखने से प्रतीत हो रही है कि ये दोनों क्या नहीं है, समांतर नहीं है। अगर ये कोण 1 ये 2, थोड़ा नाम देखो, ये कोण 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8, तो ये दोनों रेखाएं देखने से प्रतीत हो रही है कि ये पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है। तो ये जो लाइन है, जो तीसरी लाइन आ रही है, ये दो बिंदुओं पर इन दोनों रेखाओं को काट रही है, दो बिंदुओं पर, यहां पर और यहां पर। तो इस रेखा को अपन क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। इसको तिर्यक छेदी रेखा भी बोलते हैं, इसको तिर्यक छेदी रेखा ही बोलते हैं और तिर्यक रेखा भी कहते हैं। तो ये तिर्यक रेखा है। तो इसके द्वारा जो कोण बनते हैं, उन कोणों के बारे में अपन चर्चा करते हैं कि दो रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन बात करते हैं, तो अपने पास आते हैं शीर्षाभिमुख कोण। सबसे पहले अपन बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, अभी आपको बताया था। तो शीर्षाभिमुख कोण होंगे जो आमने सामने हो, डमरू की तरह हो। तो यहां पर देखिए तो कोण 1 और कोण 3, कोण 2 और कोण 4, कोण 5 और कोण 7, कोण 6 और कोण 8। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं, कोण 1 व कोण 3, कोण 2 व कोण 4। एक तो ये हो गए शीर्षाभिमुख कोण। नीचे की ओर देखें तो कोण 5 व कोण 7, कोण 6 व कोण 8। इस प्रकार से ये अपने पास दो ग्रुप है शीर्षाभिमुख कोणों के। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो देखिए आगे अपन चर्चा करें तो शीर्षाभिमुख कोण के बाद में बात आती है अंतः कोण की, बात आती है अंतः कोण की, इंटीरियर एंगल्स। अंतः कोण की बात करें तो देखियो दो रेखाएं जा रही हैं, इन दोनों रेखाओं के मध्य में, दोनों रेखाओं के मध्य में जो कोण बने उनको अपन क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल्स, अंतः कोण। तो कौन कौन से हैं देखिए, 4 5 3 6 अंतः कोण है ये। अंतः कोण तो है लेकिन कैसे हैं, दोनों रेखाओं के बीच में। तो अपन अंतः कोणों की बात करें तो अंतः कोण होंगे कोण 4 व कोण 5, कोण 3 व कोण 6, कोण 4 व 5, कोण 3 व 6। ये क्या है, अंतः कोण है। फिर बात करें अपन अंतः कोण की बात होगी, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं एकांतर अंतः कोण की, बात करते हैं एकांतर अंतः कोण की। अब इसके लिए आपको ये थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके चलूंगा एकांतर कोण होते क्या है। तो देखिए तो एकांतर कोण के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक लेके चलूं। तो एकांतर कोण होते क्या है, अंग्रेजी का जो वर्ड होता है, अंग्रेजी का जो वर्ड होता है जेड, उस जेड की शेप में बने जो कोण होते हैं उनको अपन बोलते हैं एकांतर कोण। अंग्रेजी में इनको बोला जाता है अल्टरनेटिव एंगल्स या अल्टरनेट एंगल भी इनको कहते हैं। तो अंग्रेजी के अक्सर जेड में, ये जेड की शेप सीधी भी हो सकती है और ये जेड की शेप ऐसे उल्टी भी हो सकती है।
तो दोनों ही प्रकार की जेड की सेप्स में जो एंगल बनते हैं उनको अपन बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात की अंतः कोण की, जिसमें अंतः कोण का ग्रुप है अपने पास 4 व 5, 3 व 6। तो ये ग्रुप कौन सा है? इस ग्रुप को अपन कहेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। अगर वैसे सिंपल वे में देखें अपन अंतः कोण तो कौन कौन से हो जाएंगे? सिंपल वे में देखें तो 3 व 4 तथा 5 व 6, 3 व 4, 5 व 6 सिंपल वे में हो जाएंगे। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर ये हो जाएंगे। भाई तिर्यक रेखा के एक ही ओर तो ये हो गए और सिंपल वे में अंतः कोण ये हो गए। अब देखिए बात करने पर एकांतर अंतः कोण की, तो जेड की आकृति में देखो तो यहां से अपन देखें तो यहां से चलें तो इस प्रकार से ये चलते हैं, फिर नीचे की ओर आते हैं और फिर ऐसे घूम जाते हैं। तो देखिए ध्यान से ये जेड बन रहा है या नहीं? जेड बन रहा है। तो जेड की आकृति में देखो ये कोण और ये कोण 4 और 6। फिर बात करें अपन उल्टे जेड की, तो उल्टे जेड की शेप में देखें 3 और 5। तो एकांतर अंतः कोण कौन से होंगे? एकांतर अंतः कोण होंगे 4 व 6। एक तो हो गया 4 व 6 और एक हो गया 3 व 5। इस प्रकार से ये हो गए एकांतर अंतः कोण। तो देखिए एकांतर अंतः कोण हो गए। इसके बाद में बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण की। एकांतर बाह्य कोण, तो देखिए एकांतर बाह्य कोण कौन से होंगे? ये तो है एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण। तो अब देखो वापस देखें जेड की शेप में, तो ये जेड है, इसकी शेप देखें तो ये तो हो गए। ये देखो अंतः कोण बोल रहे हैं, अंतः यानी दोनों रेखाओं के बीच में। तो ये जेड की शेप बनी, इसमें हमने दोनों रेखाओं के बीच के कोण लिए जेड के रूप में 4 और 6, 3 और 5। अब अपन लेते हैं जेड की शेप में लेकिन इन दोनों रेखाओं से बाहर के कोण, क्योंकि बात कर रहे हैं बाह्य कोण या बहिष्कोण की। तो यहां पर जेड की शेप की तरह देखें तो 1 और 7, 1 और 7, 2 और 8, यानी एकांतर बाह्य कोण कौन से होंगे? 1 व 7, 2 व 8। एकांतर बाह्य कोण होंगे 1 व 7 जेड की तरह बन रहा है और ये उल्टे जेड की तरह 2 व 8। ये एकांतर बाह्य कोण होंगे, ये एकांतर अंतः कोण होंगे। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं संगत कोण की, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं संगत कोण की। तो देखिए संगत कोण, इनको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो संगत कोण की बात करें तो संगत कोण का देखो सीधा सा तरीका है, इसको कैसे ध्यान में रखना है। संगत कोण आप बताओ तो उसमें देखो आप कोई भी एक एंगल चूज कर लो। जैसे बाकी ऊपर से लेते हैं, आपने कोण 1 ले लिया तो उससे जस्ट जो अगला कोण है उसको आपको लीव कर देना है, छोड़ देना है, और उसके जस्ट बाद में जो एंगल है उसको आपको टेक ओवर कर लेना है, ले लेना है। तो यहां पर एंगल 1 और फिर आपको जस्ट नेक्स्ट जो एंगल है उसको छोड़ देना है और उससे जस्ट जो अगला कोण है उसको आपको ले लेना है, यानी कोण 1 व कोण 5। तो संगत कोण की बात करें तो कोण 1 व कोण 5। इसके बाद में अपन देखें तो कोण 2 और फिर इस 3 को छोड़ दो, क्या ले लेंगे? 6। तो कोण 2 व कोण 6। और अपन देखें संगत कोण, तो अब की बात देखें अपन, देखो आपने ये 1 और 5 ले लिया, 2 और 6 ले लिया। अब आप जो पहला एंगल है आपने बाहर से स्टार्ट किया, पहले 1 लिया, फिर 1 छोड़ा, फिर ये लिया। अब अंदर से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट से 4 लेते हैं तो अपन 5 को छोड़ देंगे और 8 ले लेंगे। तो एंगल 4 और एंगल 8, यानी एंगल 4 व एंगल 8। इसके बाद में इधर देखे अपन तो एंगल 3 और फिर इसको छोड़ देंगे तो एंगल 7। तो एंगल 3 व एंगल 7। इस प्रकार से ये अपने संगत कोण है। 1 व 5, 2 व 6, 4 व 8, 3 व 7 किस तरह से आपको लेने हैं ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो इस प्रकार से अपन संगत कोण लेते हैं।
अब देखिए, अब अपन चर्चा करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। देखो, दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि हमने शीर्षाभिमुख कोण बताया अभी, फिर आपको अंतः कोण बताए, संगत कोण बताए। तो दिमाग में ये बात अवश्य आती होगी कि संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपके दिमाग में भी आएगा कि जैसे 1 और 5 है तो ये संगत कोण है, तो ये ऐसे होना चाहिए था 1 बराबर 5। शीर्षाभिमुख कोण की बात आई तो 2 और 4, तो आपके दिमाग में आएगा कि ये 2 बराबर 4 इस प्रकार से होना चाहिए। आपके दिमाग में आया एकांतर कोण, तो 4 और 6, एकांतर कोण आया 4 व 6, तो आपके दिमाग में आएगा एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो 4 बराबर 6 होना चाहिए था। लेकिन आपको बता दूं, एकांतर कोण और संगत कोण ये बराबर तभी होते हैं, एकांतर कोण और संगत कोण ये बराबर तभी होते हैं जब दी गई रेखाएं क्या हो, समांतर रेखाएं हो। सब समांतर रेखाएं हो तभी ऐसा होता है, यानी दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो बनने वाले संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बनने वाले एकांतर कोण व संगत कोण बराबर नहीं होते हैं। तो देखिए, दूसरी बात, अपन देखें इसमें आगे तिर्यक रेखा के, ये पहले भी बता चुका हूं, फिर एक बार देख लो। तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का युग्म, तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का युग्म। तो अपन इसमें देखें तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का युग्म, तो एक तो हो गया 4 और 5, एक हो गया 3 व 6, तो एक तो हो गया 4 व 5, एक हो गया 3 व 6, ये एक तो हो गया 4 व 5, एक हो गया 3 व 6। अब अपन देखें इसमें तिर्यक रेखा के एक ही और बने बाह्य कोणों का युग्म, तिर्यक रेखा के एक ही और बने बाह्य, ये तो मान लो अंतर कोणों का युग्म है तिर्यक रेखा, क्योंकि अंदर की साइड के लिए है 4 5 3 6, 4 5 3 6, तो ये तो हो गया अंतर कोणों का युग्म। अब तिर्यक रेखा के एक ही और बने बाह्य कोणों का युग्म, तो ये 4 और 5 तो क्या हो गया भाई, तिर्यक रेखा ये रही, तो इसके एक ही और का मतलब एक साइड 4 5, इधर देखिए तो इस एक साइड 3 6, भाई दो साइड है, एक साइड ये एक साइड ये तिर्यक रेखा के, तो ये तो हो गया अंतर 4 व 5, और तिर्यक रेखा की दूसरी साइड 3 व 6, ये तो हो गया अंतर। अब देखिए अपन तो 1 और 8 ये तिर्यक रेखा के बाह्य, इधर 2 व 7, तो क्या हो जाएंगे कोण 1 व कोण 8 तथा कोण 2 व कोण 7, ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने बाह्य एक्सटीरियर या बहिष्कोणों का युग्म, 2 व 7 1 व 8। इस प्रकार से ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म और बाह्य कोणों का युग्म है। ध्यान से इसका अवलोकन कीजिए। अब देखिए, यह तो स्थिति थी जब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं या दो असमांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे। अब बात करते हैं अपन, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तब क्या स्थिति होती है। तो देखिए, तब क्या स्थिति होगी उसकी चर्चा अपन करते हैं। तो मान लीजिए ये AB पहली समांतर रेखा है और ये दूसरी समांतर रेखा है CD, और इनको ये कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है जिसको अपन कह देते हैं, मान लीजिए इसको L नाम दे देते हैं। तो इसको जैसे सिंगल नाम भी दे सकते हैं, L नाम नहीं दे तो PQ कह दो ये लोग। तो AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, AB समांतर है CD के, ये दो समांतर रेखाएं हैं, तथा PQ एक तिर्यक रेखा है,
तथा PQ एक तिर्यक रेखा है। अब इसमें अपने को बताना है जो अभी हमने चर्चा की थी कि संगत कोण और एकांतर कोण बराबर होते हैं। कब? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। तो फिर से अपन वही स्थिति लेते हैं कि कौन कौन से एंगल। तो देखिए अपन लेते हैं सबसे पहले ये कोण 1, ये कोण 2, ये कोण 3, ये कोण 4, फिर ये कोण 5, ये कोण 6, ये कोण 7 और ये कोण 8। अब अपन चर्चा करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन संगत कोण की। सबसे पहले अपन बात करेंगे संगत कोण की। तो देखिए कोरिस्पोंडिंग एंगल्स, सबसे पहले बात करने अपन संगत कोण की। तो इसमें देखें तो संगत कोण देखें तो 1 और 5, 1 और 5, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। इस स्थिति में बनने वाले जो संगत कोण है वो सदैव क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 5, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 6, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 6। तो कोण 1 और 5 बराबर हो गए, 2 और 6 बराबर हो गए। इसी प्रकार कोण 4, इसी प्रकार यहां लिख देंगे, इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 8। कहा था ना संगत कोण, ये लिया इसको छोड़ा, ये ले लिया तो 1 और 5, फिर ये लिया इसको छोड़ा, ये लिया तो 2 और 6। अब ये ले रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, ये लेंगे 4 और 8, फिर ये लेंगे, इसको छोड़ देंगे और ये 3 और 7। तो कोण 3 बराबर कोण 7। तो ये तो बात हुई संगत कोणों की कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण इस प्रकार से बराबर होते हैं। बात करते हैं अपन एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल्स की। एकांतर कोण में भी ऐसा ही होता है। तो एकांतर कोण में देखें अपन तो जेड की शेप में, तो जेड की शेप में देखो ये एकांतर कोण। तो पहले तो अंदर वाले देख लेते हैं, तो 4 और 6, फिर 3 और 5, तो 4 बराबर 6 और कोण 3 बराबर 5। ध्यान से देखिए ये अंत एकांतर कोण है, 4, 6 और 3 और 5। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए ये तो बात होगी अंतर की, यहां पर मैं लिख सकता हूं अंतर एकांतर कोण। ये तो है अंत एकांतर कोण। अब देखिए बाह्य एकांतर कोण की बात करें तो वही जेड है, लेकिन एंगल क्या होगा? 1 और 7, और उल्टे जेड में क्या होगा? 2 और 8। तो एंगल 1 इक्वल 7 और एंगल 2 इक्वल 8। इसको अपन क्या बोलेंगे? बाह्य या बहिष्ठ एकांतर कोण। ये हो जाएंगे बाह्य एकांतर कोण। इस प्रकार से ये बराबर होते हैं। तो 1 इक्वल 7 हो गया, 2 इक्वल 8 हो गया। अब देखो एक सबसे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा के इसको नोट कर लेना। तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग सदैव दो समकोण या 180 डिग्री होता है। तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोणों का योग सदैव दो समकोण, दो समकोण का मतलब ही 180 डिग्री हो गया। समपूरक बोल दो या 180 डिग्री है ही होता है। तो देखिए तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोणों का योग, तो ध्यान से देखिए अपन। तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोण कौन से हैं? आपको ये तिर्यक रेखा है PQ, तो इसके एक और का मतलब इस साइड देख लो पहले, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। तो इसमें 1 और 8 भी है, लेकिन 1 और 8
अंतः कोण नहीं है। अंतः कोण वो होंगे जो दोनों समांतर रेखाओं के मध्य में बनेंगे। तो मध्य में कौन से बन रहे हैं? 4 और 5। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कोण 4 + 5, इनका योग हमेशा क्या होगा? 180। इसी प्रकार इधर देखें तो 3 और 6, 2 और 7 भी है, लेकिन ये भाई हो गए, अंतः कोण नहीं रहे, तो क्या लिखेंगे? 3 व 6, इन दोनों का योग भी 180। ये रिजल्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। यह कंडीशन कब होगी? फिर कब ये क्लियर होगी? जब दोनों रेखाएं समांतर हो। जब दोनों रेखाएं समांतर हो। अगर दोनों रेखाएं समांतर है, यानी जैसे ए बी और सी डी दी हुई है, अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तभी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है, जैसे पहले अभी समझाया था, वापस की कंडीशन के अनुसार देखें, अगर ये दोनों समांतर न हो करके प्रतिच्छेदी है, असमांतर रेखाएं हैं, तब अंतः कोणों का योग 180 डिग्री नहीं होगा। अब इसका एक अपोजिट कथन, तो देखिए अब मान लीजिए कैसे भी अपने पास यह आ जाए कि जब अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो, जब अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ध्यान से देखिए, अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब दोनों रेखाएं समांतर है तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इसके अपोजिट कई बार ऐसी कंडीशन आ जाए कि अपने को पहले ही क्या प्राप्त हो जाए, अंतः कोणों का योग किसी भी तरह से 180 डिग्री आ जाए, तो इसका अपोजिट होता है क्या कि वो दोनों रेखाएं क्या है? समांतर। क्योंकि सीधा सा है, जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी तभी अंतः कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और यदि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है तो दोनों रेखाएं समांतर है, एक दूसरे के इनवर्स में है, तो यह आप आसानी से समझ सकते हो। तो अब देखिए, अब अपन लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपन और उसको हल करते हैं। तो देखिएगा, एग्जाम में अपने से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, देखिए मान लीजिए ये अपने पास ए बी है और ये अपने पास सी डी है, और अगले ने कहा है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, और यहाँ पे दे दिया वाई डिग्री, यहाँ पे क्या दे दिया? वाई डिग्री। और कहा इसने कि वाई का मान याद कीजिए, जबकि ये कोण आपको दे रखा है 145 डिग्री और ये कोण दे रखा है आपको 110 डिग्री। प्रश्न है ए बी और सी डी आपस में समांतर है, और कोण यहां पर मान लीजिए पी है, कोण ए बी पी यह आपको दे दिया 145 डिग्री, और पी सी डी ये दे दिया आपको 110 डिग्री, और इसने कहा है कि वाई डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का चित्र आपके सामने हो तो वहां रफली अपने को मन से ये देखना चाहिए कि इस प्रकार से ये कोई पैरेलल लाइन अपने को ड्रॉ कर देनी चाहिए।
इस प्रकार से ये हमने कुछ भी मान लो, इसको नाम दे दो, जैसे इसको नाम दे देते हैं आर एस, इसको नाम दे देते हैं आर एस। तो ये आर एस हमने कोई पैरेलल लाइन खींच ली। अब देखो ए बी और सी डी समांतर है, वो कैसे है, अगर ए बी को अपन ऐसे आगे बढ़ाए इधर और सी डी को जैसे इधर लेके जाए तो ये आपस में क्या होगी, समांतर होगी, और ये दोनों आपस में समांतर होगी तो ये किसकी भूमिका निभाएगी, तिर्यक रेखा की। तो अब देखिए ध्यान से, अगर ए बी समांतर सी डी है तो यहां पर मैं देखो मैं क्या लिखता हूं, ए बी समांतर सी डी है और ए बी ये पैरेलल लाइन मैंने खींची है, ए बी सी डी के समांतर है, यहां पर मैंने ए बी के पैरेलल ये खींची है, और ये पूरी रेखा जो आर एस है ये ए बी के भी पैरेलल है और यही आर एस सी डी के भी पैरेलल है। ध्यान से सुनिएगा, ए बी और सी डी तो पैरेलल दी हुई है और ये जो मैंने आर एस खींची है ये आर एस ए बी के भी पैरेलल है और ये आर एस सी डी के भी पैरेलल है। लेकिन यूज करते समय, पर्सन कॉल करते समय अपन ए बी के पैरेलल आर एस है, लेकिन आर एस के जो टुकड़े हैं आर पी पी एस ये भी ए बी के पैरेलल है। ये एक नियम होता है कि किसी पूरी समांतर रेखा के, एक पूरी समांतर रेखा है, जैसे मान लीजिए ये कोई समांतर रेखा है, ये दूसरी समांतर रेखा है, ये मान लीजिए ए बी है और ये मान लीजिए पी क्यू है। अगर इसके टुकड़े हो जाते हैं तो वैसे तो ए बी और समांतर पी क्यू है, ए बी और पी क्यू समांतर है, लेकिन अब इसके टुकड़े हो गए तो क्या होगा, ए बी पूरी ए बी ये पी आर की भी समांतर है और पूरी ए बी ये आर क्यू के भी समांतर है। ये क्योंकि समांतर का मतलब होता है कि दोनों के मध्य अंतर क्या हो, समान हो। तो ये पहले जो अंतर था वो अंतर अभी ए बी और अभी इतना सा हिस्सा बचा है तो इसके बीच में वही अंतर है, इस हिस्से के बीच में वही अंतर है क्योंकि समांतर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ए बी के समांतर, वैसे तो आर एस है लेकिन ए बी के समांतर में क्या लूंगा, आर पी। ए बी के समांतर मैंने क्या ले लिया, आर पी ले लिया। अब देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो दो समांतर रेखाएं और ये क्या हो गई, बीपी क्या हो गई, तिर्यक रेखा। ए बी समांतर आर पी तथा बीपी तिर्यक रेखा है, तथा बीपी तिर्यक रेखा है। ये आपको समझाने के हिसाब से, बाकी समझ में आने के बाद इसको आप मौखिक भी हल कर सकते हो, मतलब मुश्किल से 10 सेकंड का समय लगेगा, इतना आसान क्वेश्चन है। तो ए बी के समांतर आरपी और बीपी क्या होगी, तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री, अभी आपको बताया था। तो यहां पर कोण ए बी पी, कोण ए बी पी प्लस इसका नाम क्या होगा, बी पी आर, बी पी आर बराबर 180। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण होता है। तो एबीपी का मान है 145 प्लस बीपीआर, इसका मान अपने पास नहीं है, तो बराबर 180। यहां से अपन देखें तो कोण बीपीआर बराबर 180 और 145 को उधर ले जाए तो माइनस 145, तो कोण बीपीआर बराबर 180 में से अपन 145 यदि माइनस कर दें, 180 में से 145 माइनस करें तो अपने पास क्या बचेगा, 35। 45 से 5 50 से 30 80 हो गया, तो बीपीआर कितना आ गया, 35। ये कोण आ गया अपने पास 35 डिग्री। इसी प्रकार अपन देखें तो सीडी समांतर है किसके, पीएस के, तथा इसमें सीपी क्या है, तिर्यक रेखा है। सीपी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। अगर सीपी तिर्यक रेखा है तो यहां पर वही कंडीशन है, कोण पीसीडी, कोण पीसीडी प्लस इस कोण का नाम क्या होगा, सीपीएस, कोण सीपीएस बराबर 180। क्यों, तिर्यक रेखा के यहां पर ये दोनों समांतर रेखा, सीपी तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतर कोणों का योग 180। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं ये दोनों कोण, तो इनका योग 180। जैसे इसमें तिर्यक रेखा के एक और ये दो कोण थे, वैसे इसमें ये और ये है, तो 180 हो गया। तो पीसीडी का मान कितना है, 110, और सीपीएस का मान अपने को पता नहीं तो इसको लिख देंगे ऐसे कैसे, बराबर 180। तो कोण सीपीएस बराबर 180 माइनस 110 बराबर कितना आएगा, 70 डिग्री। ये कितना आ गया, 70 डिग्री। अब यदि अपन देखें अगली कंडीशन, इसमें देखें अपन तो अगली कंडीशन के अनुसार देखिए, बात करते हैं एंगल पी की।
तो इस एंगल P का पूरा नाम क्या होगा, RPS। RPS बराबर 180। रीजन क्या है, कारण क्या है इसका, सरल या रिजु कोण। सरल कोण ऐसे ही बनता है कि इस प्रकार से बनता है 180, तो ये इस प्रकार से सीधी सरल रेखा और उस पर ये कोण क्या है 180। इसमें तीन कोण शामिल है, एक तो है इसमें कोण 35, ये वाला कोण शामिल है। दूसरा इसमें कोण है ये जिसका नाम है y, प्लस तीसरा कोण है इसमें ये जिसका मान है 70 बराबर 180। एक कोण तो हो गया 35 वाला, एक y और एक ये 70। तो 35 और 70 को अपन जोड़ें तो 105 प्लस कोण y बराबर 180। तो y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 105। तो y बराबर 180 में 105 जाएंगे तो कितना बचेगा 75 डिग्री। तो इस प्रकार ये y का मान अपन इसे ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये हल करने में इतना बड़ा लग रहा है, अगर अपने को समझ में आए तो ध्यान से देखना। मौखिकली अपने मौखिक हमने ओरली क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींची, ये 145 था, ये 35 का आ गया, ये 110 का था, ये 70 का आ गया। इन दोनों को जोड़ा 105, टोटल 180, 105 पे 180 गए, कितना आ गया, सॉरी 180 में से 105 ये कितना बच गया 75 डिग्री। यानी मुश्किल से 10 सेकंड का ये क्वेश्चन है, लेकिन आपको फर्स्ट टाइम ये समझ में आई इसलिए इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव विस्तृत रूप से समझाया गया है। आगे देखिए, चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट एग्जांपल की। एक एग्जांपल और अपन लेते हैं, देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल अपन और लेते हैं कि ये कोई PQ रेखा है, ये कोई PQ एक रेखा है जिस पर ये कोई किरण है। मान लीजिए इसका नाम कुछ भी ले लीजिए, OR ले लीजिए, ये OR हो गई। अब इसमें ये कोण तो दे रखा है x और ये कोण दे रखा है y। एक कोण दे रखा है x और एक कोण दे रखा है y। x और y में आपको अनुपात दे दिया 3:2। ध्यान से देखिए, ये कोई रेखा है PQ, ये इस पर OR कोई किरण है और ये दो एंगल दे रखे हैं x और y जिनको पर आसन कोण मान सकते हैं। तो x और y में अनुपात दे दिया 3:2 का और इसने कहा है कोण y का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण y का मान ज्ञात करने के लिए देखो अपने को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब भी अनुपात में चीज आ जाए, जब भी अनुपात में कोई भी चीज आए तो उस अनुपात के आगे आप सेम कोई भी वेरिएबल, कोई भी चर रख दो, कोई भी अंग्रेजी का अक्षर रख दो, A B C D कुछ भी रख दो आप। तो यहां पर मैं A रख लेता हूं, K रख लो, कुछ भी रख लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x माना कि x बराबर तो क्या हो जाएगा 3a मान लेता हूं मैं, और y बराबर क्या हो जाएगा 2a। यानी x और y का अनुपात था 3:2, x के बराबर तो क्या हो गया 3 तो था ही, मैंने मन से क्या लगा दिया a। y के बराबर, तो y के लिए y अनुपात के बाद में था, अनुपात के चिन्ह के बाद में क्या है 2, तो y के बराबर 2 तो है ही, मैंने क्या मान लिया a। यानी ये जो a है ना, इसकी जगह आप K R S P X Y Z कुछ भी मान सकते हो। x और y तो इसलिए नहीं माने क्योंकि यहाँ पर दिए हुए थे। अब जो यहाँ पर हो ना उनके अतिरिक्त x और y के अलावा अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो ये मैंने a ले लिया, आप K ले लो, S ले लो, कुछ भी ले लो। तो अब देखिए ये 3 है और ये 2a। अब देखिए आपको पता है कि ये दोनों कोण क्या है, रेखिक कोण युग्म है, और रेखिक कोण युग्म का योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। x का मान है 3a और y का मान है 2a बराबर 180। तो कितना हो जाएगा 5a बराबर 180 और a बराबर 180 बटे 5। a बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15, कितना बचेगा 3 0 5 30। a का मान कितना आ गया 36। तो कोण y आपने क्या माना था 2a, तो कोण y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना इनके बीच में देखो एक गणित की संख्या हो और एक अंग्रेजी का अक्षर हो, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो वो हमेशा कौन सा चिन्ह वहां पर छुपा हुआ रहता है जो दिखाई नहीं देता, गुणा का। तो 2 गुना a का मान 36। तो कोण y बराबर कितना आ गया 72 डिग्री। ये हो गया आंसर। अब इसमें देखो कितना सिंपल है, x और y में 3:2 था, आपको पूरा करके बताया, तो इसमें आप कुछ ही मान लो 3:2 था तो 3k प्लस 2k 5k,
के मान लिया आपने 3 के 2 के 5 के बराबर 180 के बराबर 180 में 5 का भाग दिया 36 आ गया 36 दूनी बेहतर ये लो मां इसमें कोई जरूरी नहीं कि y का पूछे इसमें x का पूछ सकता है अगर x का पूछता तो क्या होता 3 था तो 36 को किससे गुणा करते हैं 3 से गुणा करते हैं और 3 से गुणा करते 36 को तो कितना आता 108 x का मान पूछता तो 108 आता क्योंकि इसने y का पूछा है तो 72 डिग्री इसका आंसर आ गया। देखो इससे आगे की चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपको ये समझाया गया है इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया होगा वहां से आप इसको देख सकते हो। और एक गुजारिश आपसे कि आप वीडियो देख लो लेकिन साथ में कोई उसमें कोई पैसे तो लगते नहीं है तो जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको आप क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके जो 3 ऑप्शन उसमें ओपन होते हैं उसमें ऑल को ओपन कीजिए जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप देख सकें। इसके अलावा रीट में 9th और 10th की जो मैथ है वो बहुत मायने रखती है तो मेरे चैनल पे एनके मैथ्स पॉइंट पे 9th और 10th की मैथ्स क्लास में लगातार जारी है। साथ में आपका रीट का ये चालू है तो वहां से आप किसी भी टॉपिक को देखना चाहो तो वहां से आप मैथ का टॉपिक देख सकते हो। और अपनी ये 3 क्लासें हो गई हैं, अगली जो 3 क्लासें होंगी अपनी वो होंगी किसकी साइंस की। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.